नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में अक्सर ये शिकायत की जाती है कि लोग किताबें पढ़ते नहीं हैं, किताबें पढ़ने की आदत नहीं रही है। बुक सेलर्स अक्सर हमें ये बताते हैं, लेकिन किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ा होती हैं। आज अली नवाज़ ऐवान जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने नेशनल असम्बली पार्लियामेंट में साबित किया कि किताबें मारी भी जा सकती हैं और किताबें खल्क पढ़ने के लिए नहीं होती, किताबों के जरिए पिटाई भी की जा सकती है। जब उन्होंने PMLN के रहनुमा जनाब शेख रुहेल असगर पे किताबों के जरिए, बजट की किताब के जरिए हमला किया। बजट वैसे भी कोई नहीं पढ़ रहा। इस वक्त जो सारा फोकस है वो बजट से ज़्यादा इस चीज़ पे है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली हो या पंजाब हो, वहाँ किस किस्म की मार पिटाई हुई है, कितनी बदतमीज़ी हुई है, कितनी गाली गलोच हुई है, किसने किसको क्या कहा है, किसने किस तरह से किसी की जो है तंबी की है या क्या किया है किसी के साथ। ये चीज़ जो है वो ज़्यादा डिस्कस हो रही है अगर आप 7 बजे के टेलीविज़न चैनल के प्रोग्राम्स की तरफ देखें। लेकिन इससे हट के हकीकत यह है कि तमाम जो सीरियस अखबारी तज्ज़िये हैं वो ये बात की तरफ इशारा करते हैं कि वफाक के बाद पंजाब और पंजाब के बाद सिंध ने भी एक्सपेंशनरी बजट, लूज किस्म के एक्सपेंशनरी बजट जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं, जहां हुकूमत की तरफ से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट बजट्स पे और बाकी तमाम चीज़ों पे खर्चा बढ़ेगा, हुकूमत खर्चे करेगी, जिसके नतीजे में महंगाई और इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा भी होगा। सिंध वफाक से भी आगे निकल गया। अगर वफाक ने तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया था, सिंध ने 20% इजाफे का ऐलान किया। अगर वफाक ने कहा कि कम से कम तनख्वाह जो है वो 20,000 होनी चाहिए उजरत, तो सिंध ने कहा कि 25,000 होनी चाहिए। जाहिर है कि जब इस तरह से पैसे की फरावानी बढ़ाई जाएगी, इकोनॉमी को लूज किया जाएगा, फिस्कल स्पेस दी जाएगी, तो इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी। फिर यही अवाम चीखेंगे कि जनाब अब तो और मार डाला। गलबन यही वो सूरत हाल है जिसकी तरफ ऑपोजिशन इशारा भी कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन खुद भी कोई बहुत दयानतदारी से इस बजट पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किस किस्म की क्रिटिसिज्म की, वो जरा सुन लेते हैं। मैं वज़ीर ख़ज़ाना से सुनना चाहता हूँ कि मैंने ये कदम लिया है इस बजट के अंदर कि पाकिस्तान के अवाम जिस महंगाई का सामना कर रहे हैं उस पर कमी होगी। ये बात कह दे सिर्फ, मैं उनकी बात पे यकीन करना चाहता हूँ कि ये हकीकत है कि इस बजट के अहदाफ 12 से 15% महंगाई की बुनियाद पर बनाए गए हैं। ये महंगाई होगी तो आमदन के अहदाफ पूरे होंगे। सही कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, जाहिर है ऐसे इकदाम लिए गए हैं जिसके नतीजे में जहां ग्रोथ होगी वहां महंगाई भी होगी। लेकिन दूसरी तरफ फिर ऑपोजिशन ये मान भी नहीं रही कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, यानी अपने हिसाब से ही तनकीद कर रहे हैं। इसी हवाले से डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। साथ आपको नाज़रीन ये बताता चला जाऊँ कि हुकूमत ने जिस किस्म का बजट पेश किया है उसके बाद तज्ज़िया नगार ये महसूस करते हैं कि IMF के साथ रिलेशनशिप को शायद बरकरार रखना मुश्किल हो, और हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अगर IMF ने ज़्यादा नखरे किए और ज़्यादा दबाव बढ़ाया तो हुकूमत IMF के प्रोग्राम से निकल भी सकती है। और बात है कि शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। ताहम मैं आपको याद दिलाऊं कि जो जुलाई में रिव्यू करना था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान का, वो 2 महीने पोस्टपोन हो गया है, वो सितंबर में होगा। इसी तरह वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बजटरी सपोर्ट में जो पैसे देने का वादा किया था वो उन्होंने खासी कम कर दी हैं। तो डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब कादर खान मंदोखेल साहब, जो कराची में इलेक्शन जीतने के बाद पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब डॉक्टर शहबाज गिल, जो स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे, स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के। आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं वज़ीर आज़म ने अपने स्पोक्स पर्सन से इकॉनमी के हवाले से। मलिक अहमद खान साहब PMLN के रहनुमा में लाहौर से ज्वाइन कर सकेंगे। अगर मैं मलिक साहबी की तरफ जाना चाहूँ सबसे पहले स्ट्रेट अवे, मलिक साहब आपकी तनकीद है क्या कि हुकूमत ने PMLN क्या मौक़िफ़ है क्या कि हुकूमत ने एक लूज एक्सपेंशनरी बजट पेश किया है जिसके नतीजे में ग्रोथ के साथ महंगाई बढ़ेगी, या आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें आवाम को सफिशेंट स्पेस नहीं दी गई? इसका कोई भी ऐसा जो अवामुन नास के लिए एक फ़ायदे की बात हो सकती है, जिसमें कोई गुर्बत में कमी, जिसमें कोई महंगाई में कमी, जिसमें कोई बेरोज़गारी में कमी, तो वो तो फिगर्स भी गवर्नमेंट अपने नीदर अपना इकनॉमिक सर्वे में उन्होंने उस पर बात की है, और ना ही इसमें कोई ऐसी हमें कोई चीज़ नज़र आई है कि एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कहीं पर जो इन्फ्लेशन को काबू पाने के लिए कोई इकदाम किए जा सकते थे या कोई एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी। ये जो वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया है,
जो वफाकी हुकूमत ने मिनिमम वेजेस को 20,000 कर दिया है, तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया है, उसके देखा देखी पंजाब ने भी यही किया है, उसका देखे देखी सिंध ने भी यही किया है, उन्होंने 25,000 मिनिमम वेज कर दी है, तनख्वाहों में 20% इजाफा कर दिया। ये कौन है फिर, ये किसके लिए हो रहा है? नहीं, ये देखें ना डॉक्टर साहब, आप मुझे 20,000 में किसी भी गरीब आदमी का 5-4 अफराद के कुनबे पर मुश्तमिल किसी भी खानदान का बजट बना के दिखा दें मुझे कि ये हो सकता है? क्या ये इंसानी आप क्या चाहते थे 30-40 हज़ार कर दें महंगाई के साथ? नहीं देखें ना, कम से कम तनख्वाह उस 30,000 कर दे, 35,000। हम ये चाहते, ये देखें ना, बुनियादी सवाल ये उठता है कि अगर ये आपने तनख्वाह में इजाफा करना था तो उसको महंगाई इन्फ्लेशन के रेशियो के साथ आप कपल अप करते, देखते कि कितनी महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से अगर आप, यहाँ 2 लॉज हैं, एक लॉ पंजाब में जो एक एग्जिस्टिंग लॉ है ना, उस एग्जिस्टिंग लॉ के मुताबिक तो ये गवर्नमेंट के ऊपर पाबंदी है कि जब भी बजट पेश करेगी उसमें इतने फीसद वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेगी। इसी तरह का वफाक के अंदर भी एक कानून है। अच्छा, अगर आप ये इसकी एक जो इसमें प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ा, जितना ज्यादा आप तनख्वाहों में इजाफा करेंगे उतना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी। मलिक साहब, इसमें एक इकोनॉमिक सेंस में प्रॉब्लम है ना, जितना ज्यादा आप तनख्वाहों में इजाफा करेंगे, आप पैसे की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे, इसको मईशत में मनी सप्लाई कहते हैं, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी। जब तक यानी डिमांड बढ़ जाएगी चीज़ों की, सप्लाई उतनी ही रहेगी, तो इससे हल तो कोई नहीं निकलेगा। नहीं तो फिर ये हुकूमत गालिबन बड़ा क्लियरली कहे कि गरीब आदमी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, गरीब कुछ बजट है, अवाम दुश्मन बजट है। बताएं कि इनकी प्रायोरिटी के ऊपर लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी करना है ही नहीं, ये बताएं बड़े वाज़ेह और 2 टोक में। फिर वाई दे आर हाइडिंग बिहाइंड इस चीज़ के कि कभी किसी एक टेक्स्ट पे और दूसरी टेक्स्ट में लोग नंबर्स तो नहीं खाते सर, लोगों को अपनी ज़िंदगी में बेहतरी की बात करनी। कादर खान मंदोखेल साहब, आप लोगों ने क्या सोच के ये 25,000 मिनिमम वेज कर दिया, 20% इजाफा कर दिया, ये पैसा कहाँ से आप हुकूमत सिंध पूरा करेगी? और इसका जो इम्पैक्ट आएगा, महंगाई होगी, जो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, आप क्या सप्लाई बढ़ाएंगे अंडे, रोटी, टमाटर की? आपको तो दाद देना चाहिए, बजाय दाद देने की आप तनकीद कर रहे हो। तो अगर इसमें दाद दूं मैं? बिल्कुल देना चाहिए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि हम समझा सके लोग। बिल्कुल आपको दाद देना चाहिए। और दूसरी बात ये, मैं वही सवाल करूँ जैसे मलिक साहब बात कर रहा था, 20,000 में गुजारा किसका हो रहा है, लेकिन मैं इससे अलग सवाल करूँगा, 20,000 कितने लोगों को मिल रहा है? आपके चैनल, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज 10,000 की नौकरी का इश्तिहार दे दें, आपको देखो कितने लोग दरख्वास्त देते हैं। तो सवाल ये 20,000 भी हर किसी को नहीं मिल रहा है, गुजारा नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई के हिसाब से वो नहीं बढ़े, उसमें कोई शक नहीं है, मगर 20,000 भी किस किस को मिलता है? ये जो 1 करोड़ नौकरियों के दावे किए गए, आप देख रहे हैं कि इस साल कितने % जो है ना वो गुर्बत बढ़ी, 23% बढ़ी है, ठीक है। अब उसके बाद आप दूसरी चीज़ें अगर देख लें तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि रियासत मदीना का नाम लेकर जिस तरह आवाम को गुमराह किया जा रहा था, जिस तरह 3 महीने में पाकिस्तान की तकदीर बदलने की बातें हो रही थी, जिस तरह IMF के मुँह पे 2 अरब डालने थे, किसके मुँह पे डालने थे, वो सारी चीज़ें आज कोरोना की मद में, मैं इसी बजट की बात करूंगा, आज कोरोना की मद में जहां IMF से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो उन्होंने पैसे लिए अरबों की मद में, और बजट में रखे सिर्फ 5 अरब। इमरान साहब जब ये कहते थे, इमरान नियाज़ी साहब कि MNA MPA को डेवलपमेंट की मद में पैसे देना रिश्वत है, क्या पहले भी रिश्वत थी? आज बजट में उन्होंने 68 अरब रुपये उसके लिए। मेरे हल्के में 43 करोड़ का फैसल वाडा सर मलिक शहजाद साहब के फ़ंड का इश्तिहार तक जब मैंने सिनाई कोर्ट में केस किए, वो केस भी, वो पूरा रोड भी पानी में बह गया, उसमें भी जब PWD है तो वो आगे पीछे अब चलेंगे ना। ठीक है, मैं आगे पीछे नहीं चला। बेसिक सवाल है कि आपकी हुकूमत ने जब इसे कहते हैं 20% इजाफा कर दिया तनख्वाहों में, तो ये जो इससे जो इन्फ्लेशन होगी, जो घरानी होगी, जो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप, कैसे बैलेंस करेंगे? चीज़ें इससे कैसे महंगी, वो ज़रा मुझे समझा दे फार्मूला। मनी सप्लाई बढ़ जाती है, बात ये मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो मनी सप्लाई के बजाय अब ये चीज़ करेगी, जो लोग बेरोजगार है, जो खुदकशियाँ कर रहे हैं। आपको याद हो इमरान नियाज़ी साहब से जो सवाल किया किसी ने, आप जो हजरात है सवाल किए, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँ। बात यह है कि जब लोग खुदकशी करें और आपको जब पीपल्स पार्टी ने रोज़गार दी है, हमेशा की तरह पीपल्स
पार्टी ने रोजगार दिए, पीपल्स पार्टी ने एक से एक रोजगार दिए है, पीपल्स पार्टी ने आवाम के लिए, मजदूरों के लिए, वकला के लिए, इवन आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की पिछले जरदारी साहब के दौर में 150% तनख्वाहों की मद में इजाफा हुआ है। अफवाज पाकिस्तान और पेंशनर की उनकी मद में 175% इजाफा हुआ, तो आपको तो दाद देना चाहिए। अच्छा, पहला सवाल तो आपसे ये है गिल साहब के वफाकी हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने बिल आखिर ऑपोजिशन की तनकीद से, अपनी गैर मकबूलियत से डर के, घबरा के एक पॉपुलिस्ट इकनॉमिक्स का आगाज़ कर दिया, जो आपने ये बजट के ज़रिए किया है, जिसकी मईशत को बड़ी महंगी कीमत पे करनी पड़ेगी और सारे इकोनॉमिस्ट परेशान हैं कि आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, आप बेतहाशा ख़र्चा कर रहे हैं। IMF का आप कह रहे हैं हमारी नेगोशिएशन हो जाएगी, रिव्यू 2 महीने आगे चला गया है, IMF के साथ अब नहीं होंगे, कर्जे रेज नहीं कर सकेंगे। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऑलरेडी अपनी फंडिंग रिड्यूस कर दी और उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा। मज़े की बात यह है कि सारा कुछ आपने कर दिया है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ का, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोईद, देखिए हमारा पॉलिटिकल कल्चर उस तरह का अनफॉर्चुनेटली हो गया कि हमने हर चीज़ को तनकीद करना है। हुकूमत जो करे वो तनकीद है। आज हुकूमत कहे ना कि हमने फ़लाँ को इस्लामी काम करना है, ये देखें ये छोटा सा काम है पनाहगाह और लंगर खाने के गरीब आदमी को खाना देना है या उसको शेल्टर देना, उस पर भी तनकीद करते हैं कम वक्त। आप कैंसर हॉस्पिटल की बात करते हैं, उस पर भी तनकीद करते हैं। तो ये तो एक माशरा बन गया हुआ है हमारे, क्योंकि ये हैव और हैव नॉट की जंग है। आज जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि वो लोग जो उंगलियों के साथ पाए खाया करते थे और जिनको पाए से आगे कुछ नज़र नहीं आता था, मैं आपको कसम खा के बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक जो चीफ कुक है, उन्होंने मुझे एक दिन स्टोरी सुनाई कि एक बहुत अच्छी ब्रीफिंग हो रही थी और घंटा जब ब्रीफिंग हुई तो उन्होंने घंटी बजा के, वो ब्रीफिंग दे रहा था, घंटी बजा के मियाँ साहब ने उसको बुलाया, वो बंदा आया, उससे पूछा पावे गड़ गए ने अजय कि नहीं। सो जो लोग खुद ये करते रहे, आज वो पोनीज रख के तो वहाँ जो है वो पोलो देख रहे हैं जाके बरतानिया में, यहाँ से भाग के झूठी बीमारी का बहाना लगा के। अब इन लोगों ने गरीब का क्या सोचना, ना इन्हें गुर्बत का पता है। यहाँ तक गुर्बत पहचाने में ये है। बहरहाल इसका सादा सी बात ये है, सादा सी बात ये है कि आवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि बजट एक उस चादर की तरह है जो आपने अपना जिस्म जिससे ढांपना है। हुकूमत के पास टैक्स का पैसा है, ना हमारे बाप का पैसा है, ना किसी और के बाप का पैसा है, आवाम से लिया हुआ ये पैसा है जिसको इस्तेमाल करने का हमने बताना है। अब अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बता दूं तो हमने 3 सालों में 27% महंगाई हुई है और 37% जो हमारे लोगों की अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ी है। 1,86,000 से 2,46,000 जो है वो पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है। पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने 1.1% क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ाई थी, जो आज कहते हैं फूड हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून तो क्योंकि किसानों के ऊपर खास रहम है ना इनको, ये तो इन्होंने कसम खाई हुई है। हालांकि मलिक साहब जैसे भले आदमी भी हैं जिनका अपना बैकग्राउंड किसानों से है, जो किसानों के साथ रहते हैं, उनसे वोट लेते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी पार्टी की लीडरशिप का किसानों के साथ कभी लेना नहीं, उन्होंने कभी अनाज का एक दाना ना उगाया है ना उसको पानी दिया है, उनको इसकी सेंस ही नहीं कि किसान कितना इंपॉर्टेंट है। 0.68% ग्रोथ थी आपकी क्रॉप की इनके 5 सालों में नून लीग के, और आबादी बढ़ रही थी 2.5% के साथ। तो आपके यहाँ काल तो पड़ना था अनाज का। हमने 1200 अरब रुपया किसान की जेब में डायरेक्टली दिया। एक आम पाकिस्तानी को अगर ये बात नहीं पता कि आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, और जब मनी सप्लाई बढ़ती है, जब तनख्वाहें बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बिल्डअप होते हैं और कुछ महीनों के बाद वो सिफर हो जाती है बात बढ़ने की। आपको तो पता है इसका मैं आपको आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, आपके देखा देखी इन्होंने 20% बढ़ा दी। नहीं, हमने उतनी बढ़ाई है। इनका तो पुराना इनका ये पुराना वतीरा 4,444 अरब रुपए ये पिछले 6-7 सालों में फेडरल गवर्नमेंट से सिंध के अवाम के नाम पर लेके गए, और पिछले साल 700 कुछ बच्चे मरे कुत्ते के काटने से। इस साल भी काफी सारे बच्चे जो अभी तक फौत हो चुके हैं कुत्ते के काटने से। ये वफाक से पैसा तो ले जाते हैं सिंध के अवाम के नाम पे, लेकिन उनके ऊपर खर्च नहीं करते। इन्होंने 24 हॉस्पिटल नए बनाने थे और कोई तकरीबन 30 हॉस्पिटल थे जिन्हें अपग्रेड करना था। उनके लिए 1200 मिलियन रखा हुआ था, इन्होंने 45 मिलियन सिर्फ खर्च किए पिछले साल में। पैसे रखते हैं, खर्च नहीं करते। वो भला पैसे किधर जाते हैं? वो अयान अली ले उड़ती है, अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग कर देती है। वो जरदारी साहब 52 ट्रिप क्या करने गए थे वो दुबई में? क्या वहां पर पाकिस्तान को काम था? वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे दुबई में, जो 52 दफा अपने टेन्योर में गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। तो सारा पैसा यहां से उठा के मनी लॉन्ड्रिंग करते। इन्हें क्या, ये तो बादशाह कल को कहेंगे तनख्वाह 30% ज्यादा है। हमने उतनी तनख्वाह बढ़ाई जितनी हमारा खजाना इजाजत देता था, भले पॉलिटिकल प्रेशर आए, भले। अभी मलिक साहब कह रहे थे गरीब आदमी
आदमी जिंदा नहीं रह सकता। आपके ज़माने में 16,000 रुपए से भी कम तनख्वाह थी लोगों की, मैक्सिमम वेज जो था 15,000, तब बंदा जिंदा रह सकता था, तब ये स्विट्जरलैंड था, तब भी तो फाकों से खुदकुशियां हो रही थी। कसूर से कितने केस थे जहां पे लोगों ने खुदकुशी की थी? मलिक साहब खुद कसूर से हैं, कितने लोगों ने कसूर में खुदकुशियां की थी तब भूख की वजह से? मुझे डॉक्टर साहब ब्रेक लेने दीजिए, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। डॉक्टर साहब एक इशू रह जाएगा, आज बहुत इल्ज़ाम इस पे लगा है कि तहरीक इंसाफ में वायलेंस की टेंडेंसी बड़ी बढ़ गई। मंदोखेल साहब यहाँ बैठे हैं, कुछ दिन पहले डॉक्टर शहबाज गिल ने इन पे हमला कर दिया, आज ऐवान साहब ने नहीं किया, शहबाज गिल अभी बैठे नहीं, डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहब ने इन पर बाकायदा हमला कर दिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किट लग गई है, ठीक है। अच्छा, अब आज इन्होंने किताब पकड़ के उनको हमला करना चाहिए। ऐवान साहब जो हैं आपके लिए, उन्होंने रोहेल अस्कर पे क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ पे मसलसल ये इल्ज़ाम लग रहा है? देखिए आप डॉक्टर साहब, पहले तो जो मंदोखेल साहब और डॉक्टर साहबा का हुआ इवेंट वो ना होता तो अच्छा था, लेकिन वो बड़ा अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो स्टूडियो में मैं मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता किसकी गलती थी, किसने क्या शुरू किया, इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। असेंबली में क्योंकि मैं आज से जिस दिन बजट पेश हुआ मैं बैठा हुआ था, वहाँ इनके मेंबर हैं अली गौहर, वो इस कदर नाजेबा अशारे कर रहे थे कि वो मैं यहाँ स्क्रीन पे नहीं कर सकता। खवातीन उनके दाएं बाएं खड़ी थी। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम हाउस किन के मेंबर है? पीएमएलएन के मेंबर है अली गौहर बलोच। इस कदर उनके अपने रिलेटिव भी खातून एक पीछे खड़ी हुई थी उस टाइम, उनकी आप उसकी फुटेज निकाल के देखें, इस कदर नाजेबा वो जुमलेबाजी कर रहे थे और इस कदर नाजेबा अशारे कर रहे थे। आपको हर जगह पर इनको फेस करना पड़ता है और इल्जाम जो है वो पीटीआई के ऊपर है, पीटीआई तो इनको फेस कर रही है। मलिक साहब क्या रद्द अमल है आपका इस पे? नहीं, मैं डॉक्टर साहब इस बात की बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बड़ी सख्त मजम्मत करता हूँ, और ये जो भी सिलसिला ये पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, ये एक ऐसा रुख इख्तियार कर गया है कि जो बिल्कुल एक उसकी बहुत ही घिनौनी, देखें ना, बातचीत का मतलब होता है। अभी जब आप पिछले सेगमेंट में डॉक्टर साहब बात कर रहे थे तो दो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, एक गिद्ध का और एक कमबख्त का। तो हमें पता है कि गिद्ध जो है वो सिर्फ वाहिद एक ऐसा वो है जो मुर्दार के ऊपर भी आके बैठ जाता है। गिद्ध मुर्दार भी नोचता है, इसमें कोई शक नहीं है, और मुर्दार भी पड़ो तो परवाह नहीं होती। और फिर उसके बाद अगर आप देखें कि कमबख्ती बार सूरत बदबख्ती से थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है। कमबख्त तो होना किसी के अपने किसी कमबख्ती की बात है कि चलें इसके पास वसाइल की कहीं कमी हो जाएगी, लेकिन बदबख्ती जो है वो तो फिर आपके इल्म में कि किस बुनियाद पे होता है कि कहीं को अल्लाह की तरफ से किसी को पकड़ आई हो। ये जो मामला अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये इसमें किसने गंदी गालियाँ निकाली, किसने गंदी गालियाँ ना निकाली, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं पिछले 4-5 साल से मतवातर मैं ये कोशिश करता रहा हूँ, चाहे कोई मेरे से कोई किसी जगह पे मुझे अपना थोड़ा लोअरिंग माय हेड, फिर भी मैं किसी की सख्त बात बर्दाश्त करके भी उठ के चला जाता रहा हूँ। लेकिन होता क्या है कि आपकी ये एक पोजीशन जब पब्लिकली आती है तो फिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है जो आज निकल रहा है। आज सोशल मीडिया पे मेरे पास कुछ, अभी मैं आप ही के प्रोग्राम में बैठा, मैं सारा दिन की आज एक्टिविटी मिस कर गया, मैं किसी जगह मसरूफ़ था, तो आपके प्रोग्राम पे आने से पहले मुझे एक दो वीडियो क्लिप्स मसूल हुए जिसमें मैंने देखे तो आई डिडंट बिलीव दैट, मैं यकीन ही नहीं कर सका। एक वीडियो क्लिप में इनके एक वज़ीर जो हैं, क्या उनका नाम है, मुराद रास गालबन या ना सॉरी ये पंजाब में मुराद रास जो मवासलात के वज़ीर हैं, नहीं पंजाब में नहीं, सॉरी जो हैं वफाक में मुराद सईद की गालिबन वफाक में इनके एक मिनिस्टर है, वो मुराद सईद की वो एक मैं सिर्फ दो बातें आपसे डॉक्टर साहब कहना चाह रहा हूँ। वो एक बेंच पे खड़े हैं, उनको असेंबली के यूनिफॉर्म्ड स्टाफ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और वो किताबें गालिबन बजट बुक्स हैं, उनको उठा कर निशाने ले लेकर, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके नंबर पे भी, डॉक्टर शहबाज साहब के नंबर पे भी, और मैं मंदोखेल साहब के नंबर पर भी वो वीडियो भेजता हूँ अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरी तो। उसके बाद मैंने अली नवाज अवान की वो वीडियो जिसमें वो नंगी गालियां लिटरली नंगी गालियां, यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके इस तरह की नंगी गालियां, और वो भी क्या इसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत में कोई आइडियाज नहीं है,
पाकिस्तानी सियासत में किसी भी आइडिया के ऊपर, तसव्वुर के ऊपर, खाके के ऊपर चूँकि बहस नहीं होती, इसलिए यहाँ पर शख्सी बातें ज़्यादा होती हैं, आदमियों के, औरतों के कैरेक्टर की बातें होती हैं, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती है, उनकी शख्सियत के ऊपर हमले होते हैं, हर किस्म के हमले होते हैं, कभी जिनसी हमले होते हैं, कभी कैरेक्टर पे। लेकिन यहाँ आइडियाज़ की डिबेट, क्योंकि आप सब लोग जो हैं आइडियाज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं, देखें डॉक्टर साहब, मैं आई टेक अ सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस व्हाट हैज हैपेंड टुडे। आपकी जो ये बहस है, ये तो एक बड़ी अच्छी और वेरी क्लोज टू माय हार्ट है कि हम बात करें कि यहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, आइडियाज़ पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, इस पे बात हो, कौन करेगा। और इस पे हमने तो जब कोशिश की तो मुझे तो बड़े बड़े असनाद से नवाजा गया कि क्या बन के बैठ जाते हो यहाँ पे, तुम बात कैसे करते हो यहाँ पे, तुम टॉक शोज़ के ऊपर बैठ के भी ऐसे बात हुई, कोई इसमें हमने माइंड नहीं किया। ठीक है, जो जिसने कहने अपनी मर्जी से कहे, लेकिन आइडियाज़ का जब कहत पड़ेगा तो कहतुल रिजाल उसका वाहिद प्रोडक्ट होगा। आपको लोगों की कमी नजर आएगी, और वो लोगों की कमी आज आपकी हुकूमत में भी बरी जमा नहीं करता। ये देखिए, मैं एक बात डॉक्टर साहब आपको कहता जाऊँ, एक बात मुझे इजाजत दे दे, सिर्फ एक जुमला मंदोखेल साहब के पास जाने से पहले। 2002 से मैं सर एक जुमला सिर्फ मैंने कहना है, जो मैं जस्ट वांट टू से इट, मुझसे अपने पास रोका नहीं जा रहा। 2002 से मैं इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। मेरे मुशाहिदे में एक बजट, नॉट अ सिंगल बजट ऐसा नहीं है, चाहे मैं हुकूमत हूँ या अपोजिशन हूँ, या पीपल्स पार्टी हुकूमत है या अपोजिशन है, या जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग कायद आज़म की हुकूमत थी और बाकी जमातें अपोजिशन में थीं, या तहरीक इंसाफ हुकूमत है या अपोजिशन है, कोई एक बजट फटती कॉपियों के बगैर मैंने नहीं देखा। असेंबली के अंदर बात ही नहीं हो सकती। कौन दुरुस्त करेगा, कौन सोल सेक्शन करेगा, किस पे बात होगी। और अगर आप बात करना भी चाहेंगे, जरा आने दीजिए मंदोखेल साहब को। मंदोखेल साहब देखिए, ये ठीक है कि इस वक्त जो ये मैच पड़ा हुआ है बदतमीजी का, ये PMLN और ठीक है PTI के दरमियान है, ये जो सारा सीन हुआ है, किताबें मारने का सब कुछ है, उससे पहले आपका भी जो सब, लेकिन सबसे ज़्यादा बदतमीजी अगर गुज़िश्ता चंद बरसों में देखी गई है तो सिंध की असम्बली में देखी गई है। गाली गलोच, हमले, एक दूसरे की तरफ आना, हमला करना, भड़ना। सिंध असम्बली में तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इसे कहते हैं तशद्दुद आमेज़ जो बदतमीज़ी की ज़ुबान इस्तेमाल की। क्या वजह है इसकी? देखिए, आप आज का अगर आप अंदाज़ा लगा ले, आज वज़ीर आला जो है ना, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो तकरीर कर रहा था बजट ना, तो अपोजिशन वो कर रही थी। आज ही अभी दूसरे चैनल में PTI की वो खातून थी, उन्होंने ये कहा कि पहले उन्होंने शोर शराबा की सोच हम नहीं किया। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ तो अभी बजट शुरू ही हुआ, अभी तक स्पीच शुरू हुआ, आपने शोर शराबा किया, अभी ये शोर शराबे के कब तक हो रहे? मैं तो यकीन करेंगे, मैं आपके तौसीफ से भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो आम लोगों के बीच में से आऊँ एज ए सोशल वर्कर। मैं तो इस असम्बली में यकीन करें कि खानेपुरी के लिए, अगर यही होता रहा, मैं आइंदा खानेपुरी के लिए आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। मैं बजाय यहाँ टाइम ज़ाया करने के, मैं अपने हल्के में ज़्यादा वहाँ देने की ज़्यादा मुझे ज़रूरत है लोगों की खिदमत करने में। अरबों रुपए यहाँ पे खर्च हो रहे हैं MNA सेनेटर्स के ऊपर, और यहाँ पे क्या सूरत हाल हो रहे हैं। अब जो हुकूमत होता है वो एक फलदार दरख्त होता है, उनको झुकना पड़ता है। आपने बजट पेश की है, ठीक है, बजट पेश की आपने, ज़रूर नारे लगे, मैंने भी नहीं लगाए। वो यूँ कि यही शौकत अजीज़ साहब थी जो फरमाते थे कि हुकूमत जो है ना, ये सारे इनके सब कुछ गलत है, शायद अपनी नौकरी हासिल करने के लिए। और फिर अभी जो पता चला कि भाई GDP भी बढ़ गए, रिजर्व भी बढ़ गए, सब बढ़ गए, तो इसका मतलब ये जब से शौकत तरीन साहब आ गए तो बढ़ गए। उससे पहले असद उमर और हफीज़ शेख वो सब फ्लॉप थे, और अगर वो फ्लॉप नहीं थे तो अभी हो गई ये सारी चीज़ें, परसों तरसों नहीं थी ये 2.5 साल से। इसको भी छोड़िए, आज और कल की असम्बली जो मैंने देखा, अली नवाज़ आवान साहब, उनने जो बजट बुक थी उसको मारा। अब यकीन करेंगे, मैं खुद आगे निकला, मैं थोड़ा सा मैं उसको रोक रहा था, वो जो MNA है मुस्लिम लीग नून, उसका नाम नहीं जानता, उसको रखा, वहाँ से वो बुक दे मारा उसके मुंह पे, ठीक है। और उसके बाद वो जो फोटोग्राफर है असम्बली का, वो तो बेचारा पीछे गिर गया, पीछे लिटरली गिर गया उसमें। और फिर उसके बाद कल जब ये चीज़ हुआ, जो पीपल्स पार्टी की ख़वातीन MNA और मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने वो जो एंट्री गेट थी जहाँ से PTI की एंट्री गेट थी, कि ना, यानी जो उसकी सीटें हैं हमारी सीटें, वहाँ पे की जो उन्होंने जो प्ले कार्ड वगैरह उठाए थे, आपने देखा PTI की वो खातून एक रहनुमा किस तरह उन्होंने उसको फाड़ा और किस तरह गाली गलोच, वो सारा आपके सामने। अब और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब कर रहे थे तो ये बिल्कुल PTI के लोग नज़दीक आके उन्होंने वहाँ पे बोले। अब मुझे एक बात बताएं, मैं फिर दोबारा कहता हूँ,
हुकूमती पार्टी है, फलदार दरख्त है, उनको ये सब आपने बजट पेश किया, आप सुन ले अपोजिशन की, उनकी तकीद भी सुन ले, उनके सजेशन भी सुन ले, उसके बाद आप करें। लेकिन जब आप उसके सजेशन नहीं सुनेंगे, आप उसकी तनकीद नहीं सुनेंगे, तो फिर ये बजट तो फिर फजूल है, इसको पास करना। ये सही है नाज़रीन कि तमाम सियासी जमातें समझती हैं कि दूसरी सियासी जमात जो है, हुकूमत हो या अपोजिशन, वो उनसे ज़्यादा बदतमीज़ है। लेकिन जो चीज़ समझ आ रही है पाकिस्तानी सियासत के बारे में कि पाकिस्तानी सियासत में दर हकीकत आइडियाज़ की कोई डिबेट नहीं है। चूँकि आइडियाज़ की डिबेट नहीं है, ख़यालात से, आइडियाज़ से, कॉन्सेप्ट से, तसव्वुर से किसी को कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, उस पर बात करनी ही नहीं है, अवाम को भी दिलचस्पी नहीं है उससे, तो फिर ये फिज़िकल वायलेंस जो है, यही वो तमाशा है जो अवाम भी शायद पसंद करते हैं। यही चीज़ टीवी की रेटिंग भी है, यही सेंसेशन भी है, यही चीज़ पाकिस्तान में चल रही है। यहाँ आइडियाज़ की कोई बहस नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इस वक्फे के दरमियान और इस प्रोग्राम के दरमियान तमाम ही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स भी हैं और लोग भी हैं, उन्होंने अपने अपने कैमरों से अपने अपने राइवल वर्जन जो हैं फुटेज के निकाल के हमें भेजें, और वो कुछ आपको शायद प्रोड्यूसर सब स्क्रीन पे दिखा भी दें कि जहाँ अली नवाज़ अवान साहब अंदर किताबें मारते फिरते थे रोहेल अस्कर साहब को, वहाँ PTI की जो रहनुमा है मलाइका बुखारी, उनको भी लोगों ने किताबें मार मार के ज़ख्मी किया हुआ है। उनकी भी आप देख सकते हैं कि मरहम पट्टी हो रही है। और असम्बली के बाहर रोहेल अस्कर साहब जिनको अंदर किताबें मारी गई, वो वहाँ नंगी गालियाँ जो हम सुना नहीं सकते लेकिन हमें सुन ली हैं, वो वहाँ नंगी गालियाँ असम्बली के बाहर जो है लोगों को टी-शर्ट पहन के ब्लैक देते नज़र आ रहे हैं, जिससे पता ये चल रहा है। अब इसका देखिए अलमिया क्या है। नाज़रीन इसका अलमिया ये है कि बजट पे असूली तौर पे इन सियासी जमातों को ये साबित करना था कि इनके पास कोई इल्मी अदबी फ़िक्र है, कोई सोच है, इन्हें कुछ मईशत का पता है, इन्हें पॉलिसी का पता है। लेकिन देखा हमने क्या है कि किसी भी सियासी जमात को ना तो पॉलिसी से इंटरेस्ट है, ना पब्लिक इंटरेस्ट का कुछ पता है। अलबत्ता ये सियासी जमातें एक दूसरे की बदतमीज़ी करने के लिए, हमले करने के लिए, फ़िज़िकल वायलेंस करने में बहुत ज़्यादा होशियार हैं। और ये जो शोर इन्होंने मचाया हुआ है, नॉइज़, इसी नॉइज़ के दरमियान किसी मीनिंगफुल डिबेट के बगैर ये बजट आप देखेंगे कि अगले 48 या 46 घंटों में ये बजट जो है वो पास हो जाएगा। और जो चीज़ आवाम को दिखाई गई है वो ये गाली गलोच है, मारपीट है। अब यहाँ से हम बात को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और चीज़ों को देख लेते हैं। क्या वजह है कि आपकी पार्टी शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे तमाम MNA शहबाज शरीफ के हाज़िर हैं, जितना जितना बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान एक बेहतर हमें कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है, उतना उतना आपका रेटरिक जो है वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और पिछले कई महीनों से आपने उनको इग्नोर किया हुआ था। देखिए मोहित, 2-3 बातें एक तो मैं बड़ी क्विकली आपको दे दूं कि ये जो कुछ हुआ ये असम्बली के पहले दिन से शुरू हुआ। पाकिस्तान के अंदर एक मुसद्दका तरीका था कि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बोलता था, नवाज शरीफ साहब जब पनामा में पकड़े जा चुके थे झूठ बोलते हुए, उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, तब भी जब वो असम्बली में बोलते थे, अभी प्रोड्यूसर को कहें फुटेज निकाल के दिखाएं, सारे लोगों ने चुप करके सुनते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी पार्टी शोर नहीं करती, बजट पे करती थी, सब चीज़ों, प्राइम मिनिस्टर बोलता था चुप करके सुनते थे। एक ऐसा डेजिग्नेशन था हेड ऑफ स्टेट का जिसकी तमीज़ और तहजीब की जाती थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हल्फ लिया, आपको याद होगा या आप वहाँ होंगे या लाइव देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इन्होंने 1 मिनट तहजीब के साथ सुना नहीं, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए। उसके बावजूद हमने इनको पूरा पहला, और हमारी ये गलती है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अपनी पार्टी के वोटर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि हमारी पार्टी की ये गलती थी कि हमने 1 से 1.5 साल इनके लीडरान को चुप करके वहाँ तकरीरें करने दी, जब इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक दिन तमीज़ से नहीं सुना। अब मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, अब जो जुबान होगी वही जवाब होगा, जैसा मुंह होगा वैसी चपेट होगी। अब ये बदतमीजी करेंगे, इनको उसी जुबान में जवाब दिया जाए। मलिक साहब ये बेसिकली ये कह रहे हैं, अगर ये चेंज करना चाहते हैं तो ये शौकत तरीन की तकरीर सुनते, ये शौकत तरीन की अच्छा मलिक साहब भी सर मुझे सुनिएगा। हमजा शहबाज बड़ी देर से जेल के अंदर है, मैं पंजाब में रहा हूं, मैं मलिक साहब को अपोजिशन करते देखता रहा हूं। इन्होंने तो कभी वहां ऐसी गिरी हुई हरकतें नहीं की, इन्होंने तो कभी इस तरीके से जाके शोर शराबा गाली गलोच नहीं किया। तो क्या ये पॉलिटिक्स नहीं करते? मलिक साहब जब तक आप हमारी बात नहीं सुनेंगे हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी कि हम एक मम्मी डैडी शहरी किस्म की पार्टी थे, हम जो है एक और किस्म की सियासत करते रहे, ये हमें कमजोर समझते रहे, अब हमने भी पर निकाल लिए हैं, अब अगर ये बदतमीजी करेंगे तो हम इनसे भड़के बदतमीजी करेंगे और इनको मुंह पर थप्पड़ मारेंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा, मुझे कोई इसमें हैरत नहीं है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ और जो समझ सकता हूँ, डॉक्टर साहब मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई बी द लास्ट पर्सन इवन टू कमेंट इन दिस। अच्छा, एक तो ये है कि जैसे भी डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कहा कि जैसा मुंह होगा वैसी चपेट, मैं बड़ी आसानी से इसी तरह के एक जुमला कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि जी ठीक है आप ऐसे चलाते जाएं। रिसेंट पास्ट में आप देखें कि
कादिर कह रहे हैं कि मंदोखेल आप साहब लोग ये के साथ करते ही मैं इससे रहे, अब कबल हमने एक भी टॉक शुरू शो कर दिया। मुहावरा है ना, मैं मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल कर। नहीं, देखिए मैं वैसे मैं एक बात आपसे कहने लगा हूँ। मैंने भी रिसेंट पास्ट में आपको मैं सिर्फ ये कहना होगा, कादिर मंदोखेल साहब के साथ मैं एक टॉक शो में था। मैं बात करना चाह रहा था, 3-4 दफ़ा मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद को आवाज़ के अंदर दिक्कत थी, तो वो बात करते रहे। तो आई इवन रिक्वेस्टेड जो मॉडरेट कर रहे थे प्रोग्राम कि आप कादिर मंदोखेल साहब की बात ज़्यादा सुन लें, जब मौका होगा तब मैं बात कर लूँगा। एंड फॉर द होल ऑफ द प्रोग्राम आई केप्ट साइलेंट। आखिर के 3 मिनट में मैंने इनसे बात की कि शायद गालिबन मैं इनको इंटरप्ट भी नहीं करना चाह रहा। अगर तो आप ये कल्चर बतौर गवर्नमेंट, बतौर ऑपोजिशन, इसको आप अगर इतनी हार्डन पोजीशंस आप ले लेंगे और ये लड़ाई आप बढ़ाते जाएंगे, तो फिर उसी शाख पर आप बैठे हैं जिसको आप काट रहे हैं, काट दें। इत्तेफाक है मुझे, और मुझे यकीन है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, मुझे कोई किसमें कहने में आर नहीं है। और मैं आपको ये भी कह दूं डॉक्टर साहब कि ये इसका टॉल जो ये कुछ हो रहा है, ये आज से नहीं है। ये मैं आपको एक बड़ी सीधी और सच्ची बात कहूँ, ये आज से नहीं है। आज अगर आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे जिन लोगों के वीडियोस वायरल मैंने देखा है मलिका बुखारी साहिबा का, मुझे अफसोस हुआ है, नहीं होना चाहिए। मैंने शेख रोहेल असगर को, अली नवाज अवान को गालियां निकालते देखा। आप यकीन जाने मैं दोनों अफराद को जानता हूँ, मैं अली नवाज अवान को भी जानता हूँ और शेख रोहेल असगर को भी जानता हूँ। ठीक, चले इस पे बहुत बहस हो गई। 4 मिनट मेरे पास हैं। मलिक साहब, एक आपसे क्वेश्चन पूछना है कि क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब मुसलसल शहबाज शरीफ साहब को लीडर तस्लीम कर रहे हैं। बहुत ही कॉन्सिलिएटरी स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने कहा मेरे तमाम एमएनए जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के लिए हाजिर हैं। वो मरियम नवाज साहिबा को उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे, अब वो उनको लीडर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो शहबाज शरीफ को लीडर लेकर चल रहे हैं। मैं अगर आपको थोड़ा माजी में ले जाऊं तो बिलावल साहब का ज़्यादा नहीं, माजी करीब में चंद महीने पहले की बात है, जब पीडीएम अपने पूरे ज़ोर शोर से अपनी जलसे और अपनी मीटिंग्स और सारा कुछ कर रही थी, तो तब बिलावल साहब को और मरियम, पॉलिटिक्स में होता रहता है उतार चढ़ाव, कोई ना कोई किसी तरह से हो जाता है। लेकिन एक बात डॉक्टर साहब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बात करती हैं, किसी बात पे मुत्तफिक होती हैं, किसी पे नहीं होती, हॉट एंड कोल्ड ब्लोज होते रहते हैं। कभी बिल्कुल गवर्नमेंट आज समझ रही होगी कि हमें बहुत फ़ायदा हो गया, पीडीएम जो है वो बिल्कुल एक तरफ होके बैठ गई है। कल कलां किसी ऐसी बात पे पार्लियामेंट में इत्तफाक़ राय हो जाता है, ऑपोजिशन एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन के तौर पे सामने आ जाती है, गवर्नमेंट किसी वीक। ये तो सारी मारूजी बातें हैं, इनको एक वक्ती तौर पे एक तरफ रखें। जिन बातों से मैं आज कंसर्न हूँ, मैं उन रवैयों से कंसर्न हूँ जो पिछले चंद सालों से हम बार बार कहते रहे कि ये पोलराइजेशन, इसका आपको टॉल, ये इसकी शक्ल है जो आज आपने देखी है, और ये भी और बदतरीन होती जाएगी। और ये मैं आपसे कह दूं, हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन अगर कभी अमली तौर पे कुछ करना पड़ा तो पता है कि ये बोझ भी नातवा कंधों पे होता है, और फिर हम जानते हैं कि 2 मिनट है। मलिक साहब, मेरे पास 2 मिनट है। मंदोखेल साहब, इसकी क्या अहमियत है कि मरियम के साथ बिलावल बात नहीं कर रहे? वो शहबाज शरीफ साहब को, पहले वो मरियम की तरफ उनका ज़्यादा रुझाव था, उनको ज़्यादा लीडर समझते थे, लेकिन अब उनका तमाम तर अप्रोच जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ। मेरे ख्याल में आप उसको कहीं और ले जा रहे हैं। आपको याद होगा जब पहले असम्बली में बिलावल साहब आए तो इमरान खान साहब को उन्होंने ऑफ़र किए, इमरान खान का दम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ, आपको याद होगा अच्छी तरह। और दूसरी बात ये कि मरियम साहबा की निस्बत शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, ठीक है, और इस वक्त बिल की बात हो रही है, इस वक्त वोटिंग की बात हो रही है, तो यकीनन हमारे पास वो तादाद नहीं है जो हम इस बिल को रोक सके। तो मुस्लिम लीग उनके पास तादाद है, और मैं दोबारा मलिक साहब रोकना चाह रहे हैं, देखिए बिल्कुल रोकना चाह रहे हैं, बिल्कुल हमारी बस में तो बिल्कुल रोकेंगे, इस वजह से कि आदाद शुमार का एयर पेयर है, ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट टोटल झूठ पे मुबनी है, ठीक है। और मैं दोबारा कहता हूँ कि असद उमर साहब फेल हो गए, हफीज़ शेख साहब फेल हो गए, ये जो तंकीद खुद इनके ऊपर करते थे, आज बजट पास हो गया, देखो बजट पास होने को हो जाता है, जैसे ये हरबे इस्तेमाल आप कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल ही जो आपका सवाल है, हमने शहबाज शरीफ साहब को इस वजह से बिलावल साहब ने कहा कि हमारे एमएनए से आप उसको वोट इस्तेमाल कर सकते हो, आप इस्तेमाल करें तो अच्छी ऑफर है। क्या खौफ है शहबाज शरीफ बिलावल का आपको इस वक्त? बहुत ही बुरी हालत पे हमें इकॉनमी दी गई। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, मुल्क कर्जों में मफलूज था। 25 अरब की एक्सपोर्ट 20 पे लेके गए थे। हमने वहाँ से पहले 2, 2.5, 3 साल
उसमें कोरोना को मैनेज किया जो पूरी दुनिया कह रही है, और आज जेपी मॉर्गन कह रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो 5% पे इकोनॉमी जो बढ़ेगी। 4.7%। इस सारी 4.8 जेपी मॉर्गन का, और इस सारी सिचुएशन के अंदर हम बड़े कंफर्टेबल हैं। हमने जो अचीव करना था, अपने मुल्क को खतरात से निकालना था, इकोनॉमिकली निकाल लिया। अब गरीब तक उसका जो है वो बेनिफिट लेके जाना है। अब हमें तो पता है इस सिक्के के एक ही रुख है, बिलावल हो, शहबाज शरीफ खत्म हो गया, मेरे पास सब सम अप करने का भी टाइम नहीं है। ये सारी बहस नाज़रीन आपने देखी, फैसला हमेशा की तरह आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।